आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी में ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स के वन लाइनर क्वेश्चंस को। अध्याय 1 से लेकर के अंतिम अध्याय तक के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं। अध्याय 1 में है सौरमंडल में पृथ्वी। पूर्ण चंद्रमा, फुल मून, पूर्णिमा की रात दिखाई देती है। नए चंद्रमा, न्यू मून, अमावस्या की रात दिखाई देती है। पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा की रात दिखाई देती है और नए चंद्रमा अमावस्या की रात दिखाई देती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। तारा एक खगोलीय पिंड है जो गैसों से बने होते हैं। इसकी अपनी ऊष्मा और ऊर्जा होता है। सूरज भी एक तारा है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं, कंस्टिलेशन कहते हैं, नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। ऐसे पिंड जिनमें अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होती है ग्रह कहलाते हैं। प्लैनेट ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई से बना है। प्लैनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। देखते हैं सौरमंडल को। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा के एकमात्र स्रोत है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य की दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं जिसे कक्षा कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति पृथ्वी के ही समान है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन अपनी बैठक जो कि अगस्त 2006 में हुई थी, इसमें निर्णय लिया कि अन्य पिंड जैसे कि 2003 UV 313 और सेरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। आगे है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास चपटी जिस कारण इसके आकार को भू-आव या जियोइड कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग 27 दिन में ही अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह बहुत पहले ग्रहों के ही भाग होते थे। उल्का पिंड सूर्य चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। आकाशगंगा
आकाशगंगा यह करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। हमारा सौरमंडल भी इसी आकाशगंगा यानी मिल्की वे का ही भाग है। आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती है। उपग्रह क्या है? यह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह क्या है? यह एक कृत्रिम उपग्रह है। कुछ कृत्रिम भारतीय उपग्रह के नाम है जैसे कि इनसेट, IRS, एडुसेट। अगले अध्याय को देखते हैं। अध्याय 2, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। उत्तरी आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आगे है अक्षांश। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उनके बीच की दूरी को अक्षांशों के अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश को, जैसे कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री पे होता है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ पे, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ पे, कर्क रेखा 23 डिग्री नॉर्थ, मकर रेखा 23 डिग्री साउथ, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त 66 डिग्री नॉर्थ और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त 66 डिग्री साउथ होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र, इसका तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र, इस बीच में ठंड बहुत होती है, इसलिए यह शीत कटिबंध कहलाते हैं। आगे है देशांतर। दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंश में मापा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच ध्रुवों पर सबसे कम दूरी होती है तथा विषुवत रेखा पर सबसे अधिक दूरी होती है। प्रमुख यमोत्तर ग्रीनविच में स्थित है जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। देशांतर और समय। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश का सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा और पश्चिम में जो है उनका समय पीछे होगा। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमेगी और 1 डिग्री 4 मिनट में घूमेगी, यानी 4 मिनट में 1 डिग्री। भारत में 82 डिग्री पूर्व को पूरे देश के लिए मानक याम्योत्तर माना गया है। इसे भारतीय समय मानक के नाम से जाना जाता है। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। रूस में 11 मानक समयों को माना गया है। अध्याय 3, पृथ्वी की गतियाँ। अध्याय 3 में देखते हैं पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन रोटेशन, परिक्रमण रिवॉल्यूशन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूरज के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का एक काल्पनिक रेखा है जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। पृथ्वी 1 वर्ष या 365 दिन 6 घंटे में सूरज का एक चक्कर लगाती है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है।
सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतु में परिवर्तन सूरज के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयांत कहते हैं, यानी नॉर्दर्न सोलिस्टिस। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन होते हैं तथा सबसे छोटी रात होती है, तथा उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत होता है। पृथ्वी के इस अवस्था को दक्षिणी अयांत कहते हैं, यानी सौदर्न सोलिस्टिस। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, जिस कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे विषुव यानी इक्विनॉक्स कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। ऐसे ही 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। यह 4 में देखते हैं मानचित्र। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। भौतिक मानचित्र को देखते हैं। पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगर और शहरों तथा गांव इत्यादि विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। आगे है थीमेटिक मानचित्र। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाए गए दूरी के बीच का अनुपात होता है पैमाना। दिशा 4 मुख्य दिशाएं होती है: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और 4 उप दिशा भी होती है इन दोनों के बीच, सभी के 2 के बीच। दिक् सूचक क्या होता है? इसकी सहायता से किसी स्थान की दिशा को पता लगा सकते हैं। इसकी चुंबकीय सुई जो होता है, इसकी दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में ही होती है। प्रतीक क्या होता है? भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां इत्यादि को निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्र तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। इसे ही प्रतीक कहते हैं। रेखाचित्र मानचित्र क्या होता है? कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसे रेखाचित्र मानचित्र कहा जाता है। खाका क्या होता है? खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र है। रेखाचित्र को खाका कहते हैं। अब देखते हैं अध्याय 5 को, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घिरती है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, उसे जीवमंडल कहा जाता है। देखते हैं भूमंडल को। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। अब देखते हैं महाद्वीप को। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। पहला महाद्वीप देखते हैं एशिया को। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है।
एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करती है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। आगे है अफ्रीका कंटिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप। यह एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर के बहती है। आगे है महाद्वीप उत्तर अमेरिका महाद्वीप। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। पनामा स्थल संधि। यह महाद्वीप पूरी तरह से पश्चिमी तथा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। आगे है महाद्वीप यूरोप। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। आगे है अंटार्कटिका। यह महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है। भारत के शोध संस्थान जिनका नाम मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री है यहाँ स्थित है। अब देखते हैं जलमंडल को। जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जलों के रूप में पाया जाता है। देखते हैं महासागर को। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वारभाटा तथा महासागरीय धारा महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं। 5 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा एस के अक्षर के आकार का है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यहाँ उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। अब देखते हैं वायुमंडल को। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है: क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल, मेसोस्फेयर, आयन मंडल, आयोनोस्फेयर, बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा ऊंचाई बढ़ने के साथ यह तेजी से बढ़ता है।
जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है जिसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब देखते हैं जीव मंडल को। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों का उत्सर्जन पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। भूमंडलीय तापन कहते हैं। अब देखते हैं अध्याय 6 में पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप को। पृथ्वी की सतह के टूट कर गिर जाने को अपरदन कहते हैं तथा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा फिर से निर्माण होता है। पर्वत को देखते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले हैं, जैसे एशिया के हिमालय, यूरोप के आल्प्स, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखला। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की घाटी तथा वोसजेस पर्वत इसके उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इसके उदाहरण हैं। पैराग्लाइडिंग, हैंगग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात स्थित है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है एवं खेती के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। आगे है मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसीलिए इधर मैदानों में सबसे अधिक जनसंख्या होते हैं। एशिया में स्थित गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगसी नदी का मैदान बहुत ही जनसंख्या वाला मैदान है। अगला अध्याय देखते हैं, अध्याय 7 को, हमारा देश भारत। भारत के उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ, गुजरात इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। स्थिति को देखते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत के मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट तथा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरों के बीच है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। भौतिक विभाजन। हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर।
हिमालय पर्वत को मुख्य 3 समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। मध्य हिमालय हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाया गया जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्राद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। विंध्य एवं सतपुरा श्रृंखला से होकर नर्मदा एवं तापी नदियां बहती है। यह पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। प्राद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री है तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत में 2 द्वीप समूह है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह केरल से कुछ दूर पर स्थित परवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब देखते हैं अध्याय 8 को। अंतिम अध्याय है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम जिसको सर्दी बोलते हैं। मार्च से मई तक गर्म मौसम गर्मी। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम यानी वर्षा। अक्टूबर और नवंबर से मानसून के लौटने का मौसम जिसको शरद मौसम बोलते हैं। ऋतु के रूप में देखते हैं शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। आगे है ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है जिससे तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है। आगे है वर्षा ऋतु। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। ये पवन अपने साथ नमी भी लाती है। जब यह पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत की दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में बारिश होती है, वर्षा होती है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा की मौसिम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। प्रमुख वृक्ष होती है महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इस वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। प्रमुख वृक्ष साल, सागौन, पीपल, नीम तथा सीम है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाया जाता है। आगे देखते हैं कटीली झाड़ियाँ। इस प्रकार के वन देश के शुष्क भागों में पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। प्रमुख वृक्ष हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती है। आगे है पर्वतीय वनस्पति। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंकुआकार होता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। प्रमुख वृक्ष होते हैं चीर, पाइन तथा देवदार।
आगे है मैंग्रोव वन में, ये वन खारे पानी में भी खड़े रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसी प्रजाति के नाम पर यह क्षेत्र का नाम पड़ा है सुंदरवन। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, देखते हैं हम। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन को एशियाई शेरों का निवास कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव के रूप में मनाते हैं। प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी जैसे पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, एस्टोर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल, बत्तख, कलरियो इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आ जाते हैं तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी के सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस किए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।